So, hi everyone. I'm Kapil Mahani, indirect tax partner of Cretum Advisory, and today we are here along with Mr. Deven Gupta, who is our direct tax and will be looking after all the updates from this today's budget of the Modi government, which is under the 3.0, wherein under this union budget, there are many benefits which has come on the side of startup, GST, income tax has a numerous changes which has been proposed, which Mr. Deven Gupta will be clarifying to our audience. And over to you, Mr. Deven. Thanks, Kapil. And today this budget which has been declared by Modi 3.0 government is really value add budget, I should say, because it has covered all the aspects. And today me and Kapil is going to talk about that what the value adds which has been brought, especially from the individuals to the corporates to the startups. And we have decoded, although we have not decoded for the litigations part, we have decoded more on the startups and the corporate impacts and the individuals. Let's hear it out on the one by one analysis which our firm has done. So first thing which we have covered for the individuals is like slab rate. The objective of this government is to give the slab rate benefits to the individuals. And if you see the slab rate has been reduced, increased. In fact, earlier it was 3 to 5 lakhs. Now it has been increased to 3 to 7 lakhs with the 5% tax. If we see the overall tax benefit, तो गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ 17,500 का टैक्स बेनिफिट दिया है. सेकेंड बेनिफिट जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलता था, जो 50,000 था, उसको अभी इंक्रीज करके इस मोदी गवर्नमेंट ने 75,000 तक का कर दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक फैमिली पेंशन स्कीम का भी ध्यान रखा गया है, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, कि जो फैमिली पेंशन का बेनिफिट था गवर्नमेंट ने वो इंक्रीज कर दिया है 15,000 पे लाके. अब हम समझते हैं सरचार्ज पे क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है. कि सरचार्ज की इनकम कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि क्या डिविडेंड इनकम, सेल ऑफ कैपिटल गेन्स, क्या इन सबको हमें ऐड करके जोड़ना है या एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करना है. तो सरचार्ज आज की डेट में 10% भी है अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है. अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 15% है. और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज है 25%. यानी कि जितने भी हम स्लैब रेट बात कर रहे हैं ये उसके टॉपअप पे है. तो ये जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट इस बजट में लेकर आई है वो ये लेकर आई है कि इन सारे सरचार्ज को आपको डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम को जोड़ के और एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करके देखना है. नेक्स्ट बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये बजट में आया है कि ये जितने भी आपके पास फॉरेन एसेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने ईसॉप्स दे रखे हैं और या आपके पास फॉरेन कंपनी के कोई शेयर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उसको मिस कर जाते थे रिपोर्ट करना अपनी रिटर्न में. तो गवर्नमेंट अब ये प्रोविजन लेकर आई है कि अगर ये एसेट 20 लाख तक के नीचे के हैं तो मैं आपके ऊपर कोई पेनल्टी प्रोविजंस नहीं लगाऊंगी. अगर ये 20 लाख से ऊपर के एसेट्स निकल के आए तो आपके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट लग जाएगा और आपके ऊपर ये पेनल्टी इंपोज कर सकती है. तो बेटर है जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न पास्ट में भी भर रहे हैं, आप अपने एसेट होल्डिंग आउटसाइड इंडिया को डिस्क्लोज करिए, चाहे वो ईसॉप्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी किसी भी कंपनी की हो, चाहे वो हमने 5 लाख रुपए से कंपनी क्यों ना खोली हो. अपार्ट फ्रॉम दैट देवी जी, इसमें इसी इसी जो फॉरेन एसेट्स हैं, स्पेसिफिकली आई विल बी टॉकिंग ऑन द साइड ऑफ ईसॉप्स, जहाँ पे एक स्टार्टअप के एम्प्लॉय के पास ये एसेट्स होते थे और अगर उसको कोई इक्विटी शेयर दिए जाते थे कंपनी के, और वो कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी है वो किसी आउटसाइड इंडिया में थी और उसको शेयर दिए जाते थे उस कंपनी के इंडिया में, और उसके ऊपर ऑलरेडी फ्रॉम अवर जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव सीन सम क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा. अब इस मुद्दे पे अगर मैं डायरेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझता हूं कि आज अगर किसी एम्प्लॉई के पास फॉरेन कंपनी के इक्विटी शेयर हैं जो उसकी कंपनी ने दिए इन द फॉर्म ऑफ ईसॉप, उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, कब उसको देखना है कि मुझे रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स की रिटर्न में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अफेक्टिवली सबको लगता है कि मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न तो भर रहा हूं,
तो मुझे कब किस समय में वो डिस्क्लोज करनी है और किस समय में वो डिस्क्लोज नहीं करनी है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ स्टार्टअप। देखिए लॉ में ये लिखा गया है, लॉ में अगर आपके पास सिग्नेटरी पावर्स भी है ना आउटसाइड इंडिया, तो लॉ ये चाहता है कि आप उसको भी डिस्क्लोज कीजिए। सिग्नेटरी पावर में तो आपको पता ही नहीं आपके पास कितना बैंक बैलेंस है और कितने बैंक अकाउंट है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, अगर वो क्वांटिफाई नहीं हो सकता तो आप नेचर डिस्क्लोज कीजिए, और अगर वो क्वांटिफाइबल है तो उसका क्वांटिटी डिस्क्लोज कीजिए। अगर आपको ईसॉप मिले हैं और आपको पता ही नहीं ईसॉप्स क्या है, तो यू जस्ट डिस्क्लोज द एसेट कि मेरे पास फॉरेन कंट्री के अंदर ईसॉप्स मिले हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तब तो आपको पता ही है कि वो शेयर 100 क्वांटिटी का, आप 100 क्वांटिटी एसेट में डिस्क्लोज कर दीजिए। और ये प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है रिटर्न के अंदर, जहां पे आप एसेट होल्डिंग आउटसाइड इंडिया है उसको वहां पे डिस्क्लोज करते हैं। आपको कोई, ये एक गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म ला रही है, ये प्रोविजन पहले भी था, बस अब गवर्नमेंट उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट करते जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से स्टार्टअप का चरण आ गया है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और आपको आउट ऑफ इंडिया की इक्विटी दे रहे हैं और वहीं से उनका एग्जिट मिल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि उसके ऊपर इनकम टैक्स बकायदा यहाँ पे मिले तो इंडिया को। मेरा दो सवाल, क्या उसको सिर्फ इक्विटी शेयर रिपोर्ट करने हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस। क्या सिर्फ उसको इक्विटी शेयर रिपोर्ट करने हैं? क्योंकि उसको अपनी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं पता, उसको ये पता है मुझे 10 लाख रुपए के शेयर मिले हैं जिसके लिए मैंने आज मुझे एलिजिबिलिटी मिली है। तो जब कभी किसी को मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, मैं बहुत बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ या आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के पास इक्विटी शेयर हैं जिसमें उसको 100 इक्विटी शेयर मिले हैं, वैल्यू नहीं पता, तो उसको 100 इक्विटी शेयर लिखने हैं बिल्कुल। या उसको ये लिखना है कि मेरे को 10 लाख के शेयर मिले हैं? दैट इज द वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, उसी के साथ में, अगर ESOPs के अंदर बहुत सारे राइट्स होते हैं, कब वो राइट एक्सरसाइज हो रहा है, तो ये उसको कब रिपोर्ट करना है? जिस दिन उसको शेयर सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट, क्या ऐसा चीज है जो उसको देखना है कि मुझे आज रिपोर्ट करना है और इससे पहले रिपोर्ट नहीं करना है? सर जिस दिन आपको ग्रांट लेटर मिल रहा है, यानी कि उस दिन आपके पास ईसॉप्स का राइट आ गए। जिस दिन आपके पास ग्रांट लेटर आया और ग्रांट लेटर का जब आपने पीरियड एक्सरसाइज कर लिया कि हाँ भाई मेरी पूरी वेस्टिंग कंप्लीट हो गई, उस दिन के बाद तो आपके पास राइट्स ही हैं। तो आइडियली जिस दिन आप ग्रांट लेटर साइन कर रहे हो उस दिन आप अपना डिस्क्लोज कर दो कि मेरे पास इस कंपनी के ईसॉप है, क्योंकि आपको अमाउंट तो पता नहीं, तो आप क्वांटिटी डाल के छोड़ दीजिएगा अपने रिटर्न में। इससे ये होगा कि यू आर शोइंग योर सेल्फ एज अ प्रूडेंट असेसी। ओके, आगे चलते हैं, आगे भी इस बजट में और भी बहुत सारी बातें की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये बजट लेकर आई है। आई थिंक ये एक्साइज रिजीम, सर्विस टैक्स रिजीम में भी था, जिसका नाम था विश्वास से विवाद का स्कीम। बहुत सारी लिटिगेशंस चल रही हैं इनकम टैक्स में। गवर्नमेंट ये लेकर आई है कि आपके ऊपर टैक्स पेनल्टी, इंटरेस्ट का बर्डन बनता जा रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आप इंटरेस्ट पेनल्टी छोड़ो, आप टैक्स पे करो और ट्रांजैक्शन को यहीं पे ख़त्म करो। तो ये स्कीम आगे भी आई थी, ये स्कीम नई भी आई है। गवर्नमेंट ने इस पर कुछ डिफाइन किया है कि अगर आपका ईयर ऑफ द केस 2020 जनवरी से लेके दिसंबर 2024 तक के कोई केसेस हैं तो आपके ऊपर टैक्स आपको पे करना है, लेकिन अगर उससे पहले से है तो टैक्स प्लस 25% पे करना है। इस तरह से गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर दिया है कि आपको ये स्कीम ऑप्ट कर लेनी चाहिए। ये हमें स्कीम कब ऑप्ट कर लेनी चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आप हायर अथॉरिटी पे मैटर हार जाएंगे तो आपको ये इंटरेस्ट से और पेनल्टी से सेफगार्ड कर रही है। तो क्या ये सारी 100% इंटरेस्ट और पेनल्टी से सेफगार्ड कर रही है? ये इसके प्रोसीजर आने हैं या आज आ चुके हैं और अभी इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी? और एक असेसी को जो इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी अपील में जा चुका है, तो क्या उसको आज के टाइम पे, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज जो ऑलरेडी अपील पे जा चुके हैं, या वो लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जिनका ऑर्डर आया है बट अभी अपील में जाना बाकी है? बिकॉज हमने जैसे आई स्टिल रिमेंबर ऑन द सबका विश्वास स्कीम विच केम फ्रॉम द सर्विस टैक्स एंड एक्साइज पॉइंट ऑफ व्यू, देयर वर सर्टेन एनोमलीज, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, किस पीरियड तक का सेसी जा सकता है, किस पीरियड का सेसी नहीं जा सकता। दैट इज येट टू कम। यू वुड लाइक टू देखिए अभी ये पूरी डिटेल स्कीम आना गवर्नमेंट की तरफ से बाकी है। गवर्नमेंट ने अभी ब्रॉडरली क्लासीफाई कर दिए कि कौन कौन से मैटर्स आएंगे। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, किसी भी मैटर के लिए मैटर शुड बी इन द अपील। ये कभी नहीं हो सकता कि आपका ऑर्डर आ गया और आप बीच वाली सिचुएशन में हैं। अभी गवर्नमेंट उस पर क्लैरिटी ला रही है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने 2 डेट्स डिफाइन करी है, एक 31 दिसंबर 2024 और एक डिफाइन करिए 1 जनवरी 2025। मतलब अगर आप
24 तक एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस कम पे करने पड़ेंगे। आप जनवरी 2025 के बाद अगर शुरू करते हैं स्कीम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ओवरऑल स्कीम का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। डिटेल स्कीम अभी आएगी गवर्नमेंट की, तो इसको और डिटेल में हम लेकर आएंगे। So, what is for the Cretum advisory audience as well as clients? Will they have to evaluate their cases for the purpose of Vivad Se Vishwas scheme so that they can understand if what is the risk they are carrying and what is the benefit, so that they will take a decision कि किस situation में they will have a better scenario. तो यही हमारा इसमें कहना है हमारे सारे फैमिली मेंबर्स ऑफ क्रीटम एडवाइजरी एंड टू आर ऑल क्लाइंटेल्स दैट यू नीड टू एनालाइज। पहले तो आप अपनी एक सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपके पास टोटल इनकम टैक्स की लिटिगेशन चल क्या रही है और वो किस किस अथॉरिटीज़ पे हैं और उस पर कितना कितना डिमांड रेज्ड है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि किस किस मैटर में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, किस में हाई है, किस में मीडियम है, किस में लो है। अगर आपको लगता है कि आपके हाई चांसेस है विन के, मत लीजिए अपनी स्कीम का बेनिफिट। So I think, do you mean to say that evaluation has to be done in detail, dividing tax, penalty, interest, and also because I can understand from the any scheme, there is no scheme which gives a partial. So अगर आपके पास total 5 scenarios हैं, तो 5 से आप सिर्फ 3 में benefit हैं, 2 में benefit नहीं है, तो I don't think that this scheme is going to give a partial that आप 5 में से 3 का benefit ले सकते हैं, 2 का नहीं ले सकते हैं। अगर मेरा 2 में strong point है और 3 में weak point है, तो I have to go in entirely as a whole rather than Right. on the issue wise. नो नो, आई एम नॉट सेइंग इशू वाइज, मैं बोल रहा हूँ आप ईयर वाइज देखिए कि आपका ईयर वाइज क्या लिटिगेशन है, कहाँ पे आप स्ट्रांग है, कहाँ पे आप वीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले मेरा असेसमेंट ईयर लेट से 21 22 में 4 मैटर्स हैं, एक में तो मैं विश्वास विदात लूंगा लेकिन 2 में नहीं लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरे इंटायरिटी में देखिए कि 21 22 आपको लेना है या नहीं लेना है। आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट आया है स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स क्लाइंट, क्योंकि मेरा स्टार्टअप्स के साथ बहुत शुरू से इंटरेस्ट रहा है। ये एंजल टैक्स की जो लिमिट थी 25 करोड़ की, गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स प्रोविजन ही हटा दिया है। इसको ऑब्जेक्टिव समझते हैं। एंजल टैक्स होता क्या था? एंजल टैक्स होता था कि जो भी आपकी वैल्यूएशन है कंपनी की, अगर आप उसके बियॉन्ड कोई भी पैसा उठाते हो वो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स हो जाता है, राइट। अब गवर्नमेंट ये बोलकर आ रही है कि यार आप जितनी भी फंड रेजिंग कर रहे हो, हम तो फंड रेजिंग प्रमोट कर रहे हैं और टेक्निकली जो भी आप पैसा इंडिया में ला रहे हो तो फेयर वैल्यू पे ही ला रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई मैं फेयर वैल्यू से ज़्यादा भी कोई पैसा दूंगा। अगर मेरा और आपका एक अग्रीड प्राइस हुआ है कि मैं 1 करोड़ रुपए में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन लगा के कंपनी में पैसा लगाऊंगा, तो मैं 1 करोड़ 25 क्यों पे करूँ और मैं वैल्यूएशन 1 करोड़ 25 की क्यों लूँ? तो टेक्निकली ये प्रोविजन का कोई सेंस नहीं बनता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिलैक्स कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आपने ये, लेकिन ये हम जो भी बात कर रहे हैं ये सारे फाइनेंशियल ईयर 25 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि हमें एंजल टैक्स नहीं लगाना लोगों को। वी डोंट वांट टू हरास द एसएससी। फंड रेजिंग करनी है करिए। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, जिससे भी आप फंड रेजिंग कर रहे हैं आपके पास उसकी एक आईटीआर की 3 साल की कॉपी जरूर होनी चाहिए, बिकॉज हमने जितनी भी पास्ट में असेसमेंट्स करी हैं डिपार्टमेंट इज आस्किंग फॉर देयर कॉपीज ऑफ देयर आईटीआर की उसकी नेटवर्थ थी भी इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने की या नहीं। But do you think, Deven, that net worth होना is important? I don't think from that side, अगर मैं एक इन्वेस्टिंग कंपनी हूँ और मेरा पर्पस ही इन्वेस्ट करना है और मैंने कुछ लोगों से पैसा लेके कैपिटल रेज करी, तो अफेक्टिवली वेदर इनकम टैक्स रिटर्न विल हैव टू प्ले अ रोल, क्योंकि मेरे पास मेरा फंड होना और मेरा इनकम होना, दीज आर टू इंडिपेंडेंट पर्सन. So whether having only the income tax will solve the purpose, या मुझे उसके साथ अलावा कुछ और लेना है. क्यों? मैं एक इन्वेस्टिंग कंपनी हूँ, मैंने 5 लोगों से एक कैपिटल रेज करी और फिर हमने 4 कंपनीज में पैसा लगाया. तो आर यू ट्राइंग टू से कि मुझे उसकी इनकम देखनी है? क्योंकि अगर इनकम देखने जाएंगे तो वो जीरो इनकम होगी इन द फर्स्ट ईयर effectively. So what is your say? Is income tax is only a purpose to achieve something, or is it some mandatory document to have thing? That's more on clarity. हम यहाँ पर 2 बातें कर रहे हैं. हम पहला बात कर रहे हैं जो रिसीविंग कंपनी है उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा फ्यूचर में एंजल टैक्स परस्पेक्टिव से कि आपने क्या वैल्यूएशन ली और क्यों वैल्यूएशन ली. लेकिन अगर आपकी वैल्यूएशन पे डिपार्टमेंट ने नोटिस डाला कि भैया आपने जो वैल्यूएशन ली है गलत है, या जिसने आपकी कंपनी में पैसा डाला है उसकी क्या उतनी नेटवर्थ थी या नहीं थी, वो मैं आपको अपना लिटिगेशन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो पहले हम रिसिपिएंट एंगल पे बात करते हैं कि जो रिसिपिएंट फंड रेजिंग करते हैं लोगों से जा जाके, उनके ऊपर जो क्वेश्चन उठाया जाता है कि आपकी वैल्यूएशन गलत है, आपकी वैल्यूएशन सही है,
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल टैक्स को लाया गया था कि ठीक है, अगर अब ये छोटे स्टार्टअप्स हैं, इनको 25 करोड़ तक की अगर ये फंडिंग उठा रहे हैं, हम इनको तंग नहीं करेंगे फॉर द वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। अब ये लॉ अबॉलिश कर दिया, ये सेक्शन ही अबॉलिश कर दिया कि हम एंजल टैक्स लगाएंगे ही नहीं इस वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब आते हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा इन्वेस्टर की एक अपने किसी पपेट कंपनी के थ्रू इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है, तो डिपार्टमेंट ये देखना चाहता है कि ये जो सोर्स ऑफ फंड आप उठा के फंडिंग डाल के आगे किसी कंपनी को फंडिंग दे रहे हो, तो टेक्निकली उसके इन्वेस्टर्स का वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका हेल्थ चेक होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि मनी, मतलब पूरे सर्कुलेशन में मनी को आप कैश के थ्रू इन्फ्यूज करके पाइप को रूट करके आप अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि भैया नेटवर्थ उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको इस माध्यम से एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि हमारा कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है कि अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बिजनेस है तो आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का। कारों के अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो देन यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द आरबीआई। योर कोर बिजनेस अगर इज इन्वेस्टिंग ओनली, इसलिए उस केस में आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, 4 लोगों से पैसे लिया और आ गया पैसा लगाई जा रही है, ये टेक्निकली गलत है। हाँ, करने वाले कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कारों में बहुत कैटेगोरली ना बोल रखा है इस प्रोविजंस के लिए। अब आप आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब हम ये देखते हैं कि इक्विलाइजेशन लेवी जो हम बहुत सारी कंपनीज को पे करते थे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन को, जो आउट ऑफ इंडिया बैठते थे फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस हो गया फ्रॉम 6% टू 2%। ऑल्दो अब हमें भी समझ आ गया कि जो ऑब्जेक्टिव था इंडियन गवर्नमेंट का कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट को इंडिया में लेकर आना, वो अचीव हो चुका है। तो अब ऐसी कोई कंपनी है जिसको आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो आउट ऑफ इंडिया, सिर्फ उसी केस में आपको इक्वलाइजेशन देना है। हालांकि अब आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला केस तो खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रोविजन लाया है कि जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मैं एक व्यापारी हूं और मैं अमेजोन पे जाके लिस्ट करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, आज तक का ये रूल था कि अमेजोन मेरा 1% टीडीएस काटेगा अंडर 194O। सिंस मैं एक व्यापारी आदमी हूं, मेरा इनकम, जीएसटी में भी आप लोग टीसीएस कटवा देते हो, इनकम टैक्स में भी आप टीडीएस कटवा रहे हो 1%, तो गवर्नमेंट ने वो रिलैक्सेशन कर दी 1% से 0.1%, ताकि कैश फ्लो थोड़ा बेटर आउट हो सके ई कॉमर्स प्लेयर्स का, यानी कि एक व्यापारी का जो ई कॉमर्स पे बेच रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा फॉरेन कंपनीज के लिए अच्छा रिलैक्सेशन लाए हैं कि फॉरेन कंपनी पे जो टैक्स रेट थे वो 40% से सीधा 35% कर दिए। बहुत बड़ा रिडक्शन है 5%। गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। नेक्स्ट देखते हैं ये जो टीडीएस के रेट्स आए हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा केम करे हैं इन्होंने, 5% से 2%। वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल टीडीएस प्रोविजन, हाँ, लेकिन अब ब्रॉडली देखोगे तो 5% से 2% पे हम लोग टीडीएस लेकर आए हैं। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, ये मैं उनके लिए बताऊंगा जो रियल एस्टेट में बैठे हैं। आपको पता होगा कि जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते थे तो हम एक टीडीएस काटते थे बायर का। तो मार्केट में एक बड़ा र्यूमर घूमता था कि मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, लेकिन लेने वाले 4 लोग हैं, 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख, तो सीलिंग तो 50 लाख की थी, तो मुझे तो टीडीएस काटना ही नहीं है। 25 लाख वाला बोल रहा है मुझे भी नहीं काटना, तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो डिफीट हो गया। तो इस प्रोविजन के अंदर गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी है कि अब जो आप 50 लाख का प्रोविजन देखेंगे वो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पे देखोगे, इंक्लूडिंग ऑल द ट्रांसफरी अमाउंट। ऐसे मत देखिएगा कि एक ट्रांसफरी का 50 लाख से नीचे है, दूसरे ट्रांसफरी का 50 लाख से नीचे तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये गलत भावना थी। जितनी भी रियल एस्टेट डील्स हो रही है, अक्टूबर 24 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया है। इसके लिए 24-25 के लिए, अप्रैल 25 के लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू ये क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रही है कि टीडीएस के जो भी प्रोविजंस हो वो इजी करें। एक नया प्रोविजन और इंसर्ट हो रहा था, हुआ है इनफैक्ट टीडीएस में, क्योंकि मैं आपको वो सारे बता रहा हूँ जो आपके डे टू डे मर्रे में इम्पैक्ट करते हैं। कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो मेरा जब मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ तो मेरे 10 लाख से ऊपर की गाड़ी के ऊपर 1% टीसीएस कलेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट कह रही है तो अब मैं ये प्रोविजन गाड़ी से हटा के एनी गुड्स पे लेकर आ जाऊंगी। यानी कि अगर आप कोई भी आइटम आप 10 लाख से ऊपर की खरीदने निकलोगे, गवर्नमेंट अभी वो गुड्स बताएंगी कौन से हैं, बट गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि लग्जरी गुड्स होने चाहिए वो। आज मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, हो सकता है कल मैं गोल्ड लेने जाऊँ। अगर मैं 20 लाख रुपए का गोल्ड खरीदता हूँ ज्वेलरी की दुकान से, तो क्या वो मेरा 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा?
मे बी यस। तो ऐसे वो प्रोडक्ट्स अभी डिफाइन होने रह गए हैं, लेकिन ये एक अच्छा प्रोविजन गवर्नमेंट लेकर आई है, ताकि ये जो आप कैश में बाइंग कर रहे थे तो गवर्नमेंट उनसे टीसीएस कलेक्ट करके उसको कर्व करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट विच वी वांट टू हाईलाइट हियर इज, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है इस बजट में वो आया कैपिटल गेन सेक्शन में। कैपिटल गेन हम सबको पता था कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% पे टैक्स होता है, उसका आज रेट ऑफ रिडक्शन रिड्यूस कर दिया 12.5%। तो मान लीजिए अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचने निकले और रेजिडेंशियल हाउस पे आपने 20% दिया, अब आपको 20% नहीं 12.5% देना है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन तो हुआ फॉर द सेल ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट। लेकिन थिंक अबाउट कि अगर आप कोई शेयर्स बेच रहे थे जिसपे आप 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कर रहे थे, वो आज 10% से 12.5% हो गया। तो स्टॉक मार्केट वालों के लिए नुकसान हो गया और ये जो रेजिडेंशियल हाउस बेचते थे उनके लिए थोड़ा फायदा हो गया। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पैक्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल गेन। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, आपको पता है कि पास्ट में ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि एफ एंड ओ का जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा टैक्स जो आ रहा है वो आ रहा है एफ एंड ओ से। तो गवर्नमेंट ने भी इसमें आज बड़ी चतुराई करी, उसने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन एफ एन ओ बढ़ा दिया ताकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट विच वांट टू हाईलाइट विद दिस बजट इज, next point we want to highlight from this budget is, I think we have covered all the aspects of this broadly from this budget. And if you have any questions or if any participant has raised any kind of a question, we can take up, otherwise we can switch to the GST session also. So I think there is no further questions, so Kapil will start from the GST, that what are the significant impacts of this budget from the GST perspective. Over to Kapil.